अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं इनका आज हम ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये ग्रुप ट्रेंड्स किसे कहते हैं, ये ग्रुप ट्रेंड्स है क्या। उसके बाद हम ग्रुप ट्रेंड्स पे डीप में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आपको पता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इन एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेटल कैरेक्टर, मीन्स इसके अलावा भी हाइड्रेशन एनर्जी, मीन्स ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब एलिमेंट्स की खासियतें हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना एलिमेंट्स की, ये अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ वेरी होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। ठीक है, या तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती हैं, या तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ये क्या होती हैं, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये सारी के सारे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारी एलिमेंट्स की क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये खासियतें अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप ग्रुप के अंदर देखेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम चेंज होती है, वेरी होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो इंक्रीज होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज होती है। तो इन प्रॉपर्टीज का वेरी होना ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम, तो मैंने कहा पीरियोडिक टेबल के अंदर इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू का क्या वेरी होना, चेंज होना, या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना, रेगुलर के साथ तरतीब के साथ प्रॉपर्टीज का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम, इस फिनोमेना को कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। तो ग्रुप ट्रेंड हम किसे कहते हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का किसमें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम वेरी करना, मीन्स या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रुप ट्रेंड्स। तो आज हम इसी पे ही डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की जो टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज होती हैं और क्यों इंक्रीज होती हैं रीजन के साथ, और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज होती है। तो प्रॉपर्टीज का टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या वेरी होना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इसे कहते हैं ग्रुप ट्रेंड्स। ठीक है, तो चल मैंने लिखा है व्हाट द रेगुलर वेरिएशन मींस चेंज इन प्रॉपर्टीज इज नोन एज ग्रुप ट्रेंड्स कहा जाता है। तो प्रॉपर्टीज का ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ठीक है, उसका चेंज होना, इंक्रीज या डिक्रीज होना, इसका हम उसे ग्रुप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम पीरियड में भी पढ़ेंगे कि पीरियड में भी क्या ट्रेंड होता है इन प्रॉपर्टीज का, उसके साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है और फिर इस एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, मीन्स ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, क्यों होती है, तो इसी पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें, एक्चुअली ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है एटॉमिक रेडिया है। अब मुझे बताओ, हम एक एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम पूरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, पूरे ब्लॉक की बात करेंगे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स पे डिस्कस करेंगे, इसलिए हम रेडियस की बजाय रेडिया भी लिखते हैं। ठीक है क्या, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस मींस द रेडियस ऑफ एटम। एटम के रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं सिंपली। ठीक, एक्चुअली किसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस, थोड़ा अगर आप देखें तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कैसे, आपको पता है, आपने पढ़ा है कि एटम होता है, एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, ये इस तरीके से शेल्स हैं। कोई भी एटम होता है तो उस एटम के न्यूक्लियस पे सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर शेल्स होते हैं, बहुत सारे शेल्स होते हैं। तो किसी भी एटम में उसके सेंटर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक, कहाँ तक, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है, हम उस डिस्टेंस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम में उसके सेंटर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक
तो जो डिस्टेंस आता है हम उस डिस्टेंस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। ठीक है, हर चीज़ का रेडियस होता है। जैसे आप कहते हो अर्थ होता है, तो अर्थ है ये, अर्थ के सेंटर से लेकर उसके सरफेस तक ये इसका क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है। तो हम यही तो रेडियस की बात, रेडियस हम कहते ही किसे कि किसी भी उसके सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट तक, मीन्स उसके शेल या सरफेस तक जो डिस्टेंस होता है हम उसे रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पर भी एटॉमिक रेडियस क्या है कि एटम के अंदर उसके सेंटर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक तो जो डिस्टेंस फासला होता है हम उस डिस्टेंस फासले को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मींस न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम में उसके सेंटर, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है हम उस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये होगा एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन। अब आ जाओ कि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है, उसके फैक्टर क्या है। नंबर, आपको पता है एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन एटम। एटॉमिक रेडियस एटम की साइज पे डिपेंड करता है। अगर एटम की साइज लार्ज है, बड़ी है, तो रेडियस भी फिर बड़ा होगा। सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक डिस्टेंस भी काफी बड़ा होगा। ठीक है, और साइज जो एटम की है ना वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। शेल, कॉमन सेंस की बात है कि अगर शेल बढ़ेंगे तो एटम की साइज भी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज ऑफ एटम, एटम की साइज भी बढ़ेगी, और जब साइज बढ़ेगी तो कॉमन सेंस की बात है कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस किस पे, साइज पे, और साइज डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेल्स पे। क्लियर। अब आ जाओ इस एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखें तो आपको पता है इन ग्रुप, सबसे पहले इसका ग्रुप में, तो हम देखेंगे ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम देखें कि ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो इसी पे डिस्कस करते हैं। आपको पता है ग्रुप में अगर आप देखें तो अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप आते हैं, टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में आते हैं तो आपको पता है शेल्स बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, शेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम होता है तो लिथियम में 2 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 शेल, तो टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल अगर आप ग्रुप में देखेंगे, हम तो सिर्फ एस ब्लॉक की बात करें, आप किसी भी ग्रुप में चले जाए पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जब भी जाएंगे तो एटम्स के शेल बढ़ते हैं। और हमने कहा अगर शेल बढ़ते हैं तो एटम की साइज भी बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो हमने कहा रेडियस भी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटम का रेडियस बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि अगर आप देखें, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मान लो सपोज करें, ये देखें आपके सामने, ये देखें, सबसे पहले आपको पता है कि अगर आप ये देखें कि ये लिथियम है, ये लिथियम है, ठीक है, ये लिथियम है, लिथियम के अंदर 2 शेल्स हैं, फिर उसके नीचे क्या है, उसके नीचे सोडियम है, उसके अंदर 3 शेल्स है, फिर उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है क्या, पोटेशियम, पोटेशियम के अंदर 4 शेल है। तो अगर आप देखें टॉप टू बॉटम शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक रेडियस भी बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो टॉप टू बॉटम शेल इंक्रीज होते हैं, शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो हम कहेंगे एटम की साइज भी इंक्रीज हो रही है। एटम की अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो देखें, तो मैंने यही लिखा है कि इन ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस या साइज इंक्रीज है, एरो ऊपर मींस इंक्रीज, अगर एरो नीचे हो तो डिक्रीज। तो मैंने कहा एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो क्या इंक्रीज होता है, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, क्योंकि शेल इंक्रीज होते हैं तो इसलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। ये हो गए ग्रुप के अंदर। ठीक है, कभी अगर आपसे पूछे कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, डिक्रीज या रिमेन सेम, तो आप कहेंगे इंक्रीज। आपसे पूछे क्यों इंक्रीज होती है, आप कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, एडिशन ऑफ शेल्स होते हैं। ठीक है, शेल्स ऐड होते जाते हैं टॉप टू बॉटम। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर पूछे ग्रुप में बॉटम टू टॉप तो फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, पूछने वाला कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक्चुअली ये तो हो गया ग्रुप में। अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड में अगर आप ट्रेंड देखें तो पीरियड में कैसा ट्रेंड होता है, आपको पता है पीरियड में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट, अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट पे कौन होता है आपको पता है। अगर आप ये देखें
कि लेफ्ट पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट पे होता है बेरिलियम और लिथियम, लिथियम के राइट पे कौन होता है, बेरिलियम होता है। हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के पीरियड के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। हम पूरी पीरियोडिक टेबल ओवरऑल नहीं पढ़े, हम पढ़े एस ब्लॉक चैप्टर। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। तो हम इसकी पीरियड की अगर हम बात करें तो सिर्फ फर्स्ट से लेकर सेकंड तक की बात करेंगे, ठीक है, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे तो ओवरऑल वो बाद में आपको समझा, पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो फिर दोनों चीजें मिक्स करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे जनरल, ठीक है। तो अगर आप देखें पीरियड में लेफ्ट टू राइट की बात करें तो लेफ्ट टू अगर राइट जाएंगे, कभी भी अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है, जैसे आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे, जैसे ये लिथियम है, लिथियम है तो लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं, उसके अंदर के शेल होता है, फिर इस तरीके से एल शेल होता है, ठीक है। तो ये के शेल है मान लो, और ये के शेल है और ये एल शेल है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 एल में शेल में होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट पे कौन होता है, ये लिथियम है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे बेरिलियम, तो अगर आप बेरिलियम को देखेंगे तो बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये उसका के शेल है और ये उसका एल शेल है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं, ये इसका के शेल और ये इसका एल शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन एल में। मुझे एक बात बताएं आप, अगर आप देखेंगे तो लिथियम के पास 2 शेल है, ठीक है। उसका लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 3। तो अब मुझे बता लिथियम के आउटर मोस्ट शेल एल को कितने, काफी सारे बच्चे कहते हैं, मैं अगर आपको कहूं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने से पीरियड रिमेन सेम रहते हैं, ये ज़हन में रख लेना, ये ज़हन में रख लो कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम रहते हैं, शेल ना इंक्रीज होते हैं ना डिक्रीज, जितने शेल होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो शेल सेम रहते हैं। तो मैं आपसे पूछूं तो रेडियस क्या होगा, तो काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर सेम होते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमने कहा शेल तो रिमेन सेम, ना शेल बढ़ते हैं ना कम होते। जैसे लिथियम है तो लिथियम के पास कितने शेल हैं, 2, के और एल। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेरिलियम है तो बेरिलियम के पास भी कितने शेल हैं, 2, के एल। इसी तरह बोरान के पास भी 2 शेल, के एल। कार्बन की तरह तो लेफ्ट टू राइट जाते तो नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो शेल वही रहते हैं। अगर हमने कहा शेल वही रहते हैं तो आपके माइंड में आएगा कि अगर शेल वही है तो इसका मतलब है कि रेडियस भी वही रहेगा, नहीं। हमने कहा लेफ्ट टू राइट जाने से रेडियस कम होता है। आप बोलेंगे सर शेल तो सेम है, रेडियस कैसे कम होगा, तो चलिए मैं आपको यही बता रहा हूं, लेफ्ट टू राइट पीरियड में रेडियस कम कैसे होता है। अगर आप देखें मैंने कहा ना कि लिथियम के पास 2 शेल है, इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने, 3, तो इसके बाहर वाले शेल को 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेफ्ट से राइट जाने से बेरिलियम है तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, इसके बाहर वाला शेल भी एल है, क्या है, एल है ना। तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 4 है, टोटल 4। तो इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है। तो मुझे बताएंगे आप बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल एल, उसका भी एल, लेकिन बेरिलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 4 है ना, तो बेरिलियम के जो आउटर मोस्ट शेल है एल हो उसके कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ बेरिलियम के न्यूक्लियस की तरफ एल की अट्रैक्शन ज्यादा होगी या एल की इसके लिथियम के न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि बेरिलियम के 4 प्रोटॉन खींच रहे। तो बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होने की वजह से बेरिलियम के न्यूक्लियस की अपने एल पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से बेरिलियम का जो एल शेल है वो न्यूक्लियस के करीब हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे साइज एटम की बेरिलियम की कम हो जाती है और रेडियस भी कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, और जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन बढ़ती है, और जब आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन बढ़ती है तो उस अट्रैक्शन की वजह से आउटर मोस्ट शेल थोड़ा न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, और जब करीब आ जाता है तो उसकी साइज कम हो जाती है एटम की। जब साइज कम हो जाएगी एटम की तो रेडियस भी कम हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। क्लियर हो गई बात। तो लेफ्ट टू राइट हमने कहा कि रेडियस कम होता है, ठीक है। मैंने रीजन लिखा है कि लेफ्ट टू राइट अगर हमने कहा न्यूक्लियस में इसके 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट करें, इसका आउटर मोस्ट शेल एल है लेकिन इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट करें, इसका भी तो आउटर मोस्ट शेल एल ही है लेकिन इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन, तो 4 ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे 3, आप कहेंगे 4 ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो 4 प्रोटॉन न्यूक्लियस में अट्रैक्ट करेंगे तो इसका एल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो थोड़ा सुकड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के इसकी साइज थोड़ी कम हो जाती है। इसी तरह फिर बेरिलियम के बाद अगर बोरान की तरफ आएंगे तो बोरान के न्यूक्लियस में
5 प्रोटॉन है, लेकिन उसका भी आउटर मोस्ट शेल एल ही होता है, तो उसकी अट्रैक्शन और आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा होगी, तो उसका साइज और कम होगा। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, उसका आउटर मोस्ट शेल एल है, तो एल को 6 प्रोटॉन और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो एल और करीब हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जब भी अगर आप जाएंगे तो क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं लेकिन आउटर मोस्ट शेल वही रहता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह बढ़ने की वजह से तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती है, और उस अट्रैक्शन की बढ़ने की वजह से वो आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब होता जाता है, और जैसे क्या होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, साइज कम होती जाती है और रेडियस भी कम होता जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है बेसिकली। मैंने लिखा है यहाँ पे कि पीरियोडिक, अगर पीरियड में हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की वैल्यू की, तो मैंने लिखा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने से। क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज, क्योंकि एटम की साइज कम होती है, एटम की साइज कम होती है, एंड न्यूक्लियर चार्ज मींस प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ती जाएगी मींस प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, तो उससे बढ़ने से क्या होगा, मैंने लिखा है सो द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियस फिर आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हेंस द एटॉमिक रेडियस कम होता है, जब साइज कम हो तो रेडियस भी कम होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस अगर कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है और सेकंड वालों का रेडियस कम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वालों का रेडियस बड़ा होता है और सेकंड वालों का, उससे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस कम होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैंने यहां पर कुछ वैल्यू भी लिखी है शॉर्टकट में। ठीक है, फर्स्ट है ग्रुप एलिमेंट में देखिए लिथियम, तो लिथियम का रेडियस कितना होता है, 0.123 नैनोमीटर। ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर आप देखें, और टॉप टू बॉटम नीचे जाएंगे तो मैंने फर्स्ट और लास्ट लिखा है। ठीक है, तो लिथियम की 0.123 नैनोमीटर, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सीजियम की कितना है, 0.238 नैनोमीटर होता है। तो अब देखो टॉप टू बॉटम क्या है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है ना, देखो साइज बढ़ रही है रेडियस, तो हम कह रहे हैं। इसी तरह चाहे सेकंड ग्रुप में भी देखेंगे, बेरिलियम की ये वैल्यू है 0.089 नैनोमीटर, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेरियम की कितनी है, 0.198 नैनोमीटर। तो टॉप टू बॉटम यहाँ भी क्या है, तो चाहे फर्स्ट ग्रुप में चाहे सेकंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम हमेशा रेडियस बढ़ता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें, लेफ्ट पे कौन है, लिथियम, लिथियम की कितने 0.123 नैनोमीटर, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेरिलियम में, तो बेरिलियम की देखो 0.089 नैनोमीटर, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रेंड आना, मैंने यहाँ पर भी लिखा है शॉर्टकट के, तो मैंने कहा टॉप टू बॉटम इंक्रीज, रेडियस की बात हो रही है, तो टॉप टू बॉटम आई मींस इंक्रीज और डी मींस डिक्रीज, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। ठीक है, ये तो एटॉमिक रेडियस होगा। अब आ जाते हैं आयोनिक रेडियस की बात करें। अब आयोनिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है, देखो आयोनिक रेडियस बिल्कुल एटॉमिक रेडियस की तरह ही है, इसका भी ट्रेंड। ठीक है, आयोनिक रेडियस किसे कहते हैं, पहले ही आपको बताओ। देखो एक होता है एटम, अगर आप एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दें या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अब जब आयन बन जाएगा तो उस आयन के अंदर, किसके अंदर, अगर हम बात करें उस आयन के अंदर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है, हम उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, आयोनिक रेडियस। सिंपली अगर एटम के अंदर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक डिस्टेंस देखेंगे तो वो एटॉमिक रेडियस। अगर आयन के अंदर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, अगर आयन के अंदर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक डिस्टेंस देखोगे तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी द आयोनिक रेडियस कहलाएगा। बस सिंपल, आयन के रेडियस को आयोनिक रेडियस कहेंगे, एटम के रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहेंगे। क्लियर हो गया बात? तो यहां पर हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक के आयोनिक रेडियस की अगर हम बात करें, वैसे आपको बताएं कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स वो सारे मेटल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो लॉस करने के बाद ये कौन से आयन बनाते हैं, ये पॉजिटिव आयन, ये केटाइन बनाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि हम बात करें आयोनिक रेडियस मींस केटाइनिक रेडियस की बात करें, मींस एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केटाइन की रेडियस की बात होगी। तो अगर आप, मैंने लिखा है सबसे पहले मैं पूरे एस ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद इन ग्रुपों की कंपैरिजन करूंगा, फर्स्ट और सेकंड, फिर उसके बाद उन एलिमेंट्स के ट्रेंड भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखिए, मैंने लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लार्ज साइज। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी जो साइज होती है एलिमेंट्स की, वो किसकी होती है, वो एस ब्लॉक वालों की। मैंने कहा ना पीरियोडिक टेबल का ओवरऑल की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होती है। तो अब मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल लेफ्ट पे कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। तो आप कहेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की साइज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी कम होती है, चार्ज कम होती है न्यूक्लियस में, तो जिसकी वजह से उनकी साइज काफी बड़ी होती है। तो मैंने ये लिखा है कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं दे हैव लार्ज साइज, उनकी साइज काफी बड़ी होती है। साइज बड़ी होने की वजह से लो आईपी, उनकी आईपी बहुत कम होती है, मींस उनको उनके इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं, उनको लोवेस्ट एनर्जी चाहिए होती है निकालने की, और उनकी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी वो भी कम होती है। और लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है।
इनकी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते ही नहीं है, ये लॉस करते हैं। जब शेयरिंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब है, और शेयरिंग वाली अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये शेयरिंग करते ही नहीं तो लॉस करते हैं, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत कम होती है, ठीक है। ड्यू टू विच, मैंने कहा ना, लार्ज एस ब्लॉक एलिमेंट्स की लार्ज साइज, लो आईपी, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ड्यू टू विच इन प्रॉपर्टीज की वजह से, ये लो होने की वजह से दे लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं एस ब्लॉक वाले, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और टू फॉर्म केटायन, ये पॉजिटिव आयन बना देते हैं, ये लॉस कर देते हैं, ठीक है। इनकी ये वैल्यू लो होने की वजह से और साइज काफी बड़ी होने की वजह से तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसके, तो आप क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे ये ज़हन में रख लो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले वो एस ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स एस ब्लॉक वाले जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन की बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी से लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अगर आपसे पूछे सबसे इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी, सबसे जो अच्छी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की, वो इनकी है। तो अगर आपसे पूछे बैड इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी, मीन्स इलेक्ट्रॉन ना देने की सलाहियत किसकी है सबसे ज़्यादा, तो मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस कौन नहीं करते, काफ़ी बच्चे कहते हैं हैलोजन। अगर आप नोबल गैसेस को देखें तो नोबल गैसेस तो स्टेबल होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका डुप्लेट कंप्लीट होता है, तो दे आर मोस्ट स्टेबल, वो तो बहुत स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं कि नोबल गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे कम है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी नोबल गैसेस में होती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट पे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और राइट पे अगर आप देखेंगे तो नोबल गैस है तो उनकी टेंडेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप वाले, उनको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है। एम मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ना वो यूनी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। वो एक ही पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये यूनी पॉजिटिव चार्ज, लिथियम +1, सोडियम +1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके यूनी पॉजिटिव आयन, तो ये पूरी इनको हम यूनी पॉजिटिव आयन कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये क्या है, ये सेकंड, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये 2 लॉस करते हैं, तो ये 2 लॉस इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 लॉस करेंगे। 2 लॉस करने के बाद इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज, तो इनको हम कहते हैं डाई पॉजिटिव आयन, तो ये डाई पॉजिटिव आयन कहते हैं, ठीक है। डाई पॉजिटिव कैटायन कह सकते हैं, तो ये डबल पॉजिटिव चार्ज है। तो हम बात कर रहे हैं आयोनिक रेडियस की, तो हमने कहा जैसे लिथियम है, अगर आप मुझे ये बताओ ये लिथियम है, अगर मुझे आप बताइए ये लिथियम है, अगर मैं इस लिथियम का ये लिथियम है, अगर मैं इस लिथियम का आयन बना दूं, क्या बना दूं, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मान लो कि ये लिथियम एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में अगर मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। अब मुझे बताओ इस न्यूक्लियस के बाहर अगर आप देखेंगे ये इसका K शेल है और ये इसका L शेल है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये लिथियम एटम है, तो इसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट, तो इसके पास मुझे आप बताएंगे कि ये इसका क्या है, ये इसका K शेल है और ये इसका L शेल है, ठीक है। इसी तरह अब अगर आप ये देखें न्यूक्लियस से लेकर L शेल तक जो डिस्टेंस है वो इसका एटॉमिक रेडियस है। हमने कहा कि अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो लिथियम प्लस की, लिथियम जब केटाइन की फॉर्म में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में हमने कहा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है L में, इसके K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा कि अब लिथियम एटम को सबसे पहले आयन बनाएंगे, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर मोस्ट शेल से, उसके L में एक इलेक्ट्रॉन है वो निकाल देंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो शेल भी खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शेल भी कम हो गया, शेल कम हो गया। अब कितने, अब लिथियम जो अभी उसके ऊपर चार्ज आ गए, अब ये लिथियम आयन बन गया। अब इस लिथियम आयन की ये साइज है, अब ये लिथियम आयन है, ये लिथियम कैटायन है। एक तो इससे बात क्लियर हो गई कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उसके बाद पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ शेल कम हो जाते हैं, और शेल जब कम हो जाएंगे तो हमने कहा साइज भी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आयन्स होते हैं, केटाइंस होते हैं, उनकी साइज हमेशा अपने एटम, पेरेंट एटम से हमेशा कम होती है, क्योंकि उनमें शेल कम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम एटम था उसके बाद 2 शेल थे, अब लिथियम प्लस आयन बन गया तो अब इसके पास एक ही शेल है, ठीक है। तो हमने कहा कि केटाइन की साइज हमेशा अपने एटम से स्मॉल होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो अगर आप इससे देखेंगे लिथियम केटाइन है, अब इसका रेडियस कैसे मालूम कर, रेडियस अब देखो, अब न्यूक्लियस से लेकर बस K शेल तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका रेडियस कहलाता है।
तो कह सकते हैं ना, तो ये अब ये जो रेडियस होगा न्यूक्लियस से लेकर के शेल तक, अब ये इसके आयन का रेडियस है, तो हम इसे क्या कहेंगे, आयोनिक रेडियस कहेंगे या केटायनिक रेडियस कहेंगे। अच्छा, केटायन, लिथियम प्लस बनाया, उसके नीचे सोडियम आएगा, उसको भी प्लस बना दो, पोटेशियम को प्लस बना दो, सबको अगर आप प्लस बनाएंगे तो फिर प्लस बनाने के बाद जो उनका रेडियस होगा वो उनका आयोनिक रेडियस होगा केटायन। लेकिन केटायन का रेडियस, आयोनिक रेडियस भी इनका ट्रेंड वही होगा, ट्रेंड बिल्कुल एटॉमिक रेडियस है। जैसे एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो आयोनिक रेडियस भी एटॉमिक रेडियस की तरह टॉप टू बॉटम इंक्रीज। और ये वो प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछे, ये याद रखो, ये एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस वो खासियत है, वो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जो रेगुलर तरीके से टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। एटॉमिक रेडियस वो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल में जो टॉप टू बॉटम रेगुलर तरतीब के साथ इंक्रीज होती है, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन आते हैं, कभी इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन ये रेगुलर के साथ इंक्रीज होती है, पूछा जाता है एमसीक्यू, ठीक है। तो चलें, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की, जैसे ये लिथियम देखो केटायन, ये उसका आयोनिक रेडियस 0.080, तो टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे तो सीजियम प्लस, तो जब टॉप टू बॉटम नीचे जाएंगे तो कौन है, सीजियम प्लस, तो सीजियम प्लस की अगर आप देखेंगे तो सीजियम प्लस का रेडियस कितना 0.1, तो एटॉमिक रेडियस की तरह आयोनिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। सेकंड पीरियड में भी देखें, बेरिलियम प्लस 2 का 0.031 नैनोमीटर, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेरियम का 0.135 नैनोमीटर, टॉप टू बॉटम यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी आयोनिक रेडियस इंक्रीज। तो आयोनिक रेडियस फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों में, तो एटॉमिक रेडियस की तरह टॉप टू बॉटम ये भी क्या होते हैं, इंक्रीज। अच्छा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं, वही बिल्कुल वही है, बस इनका बस शेल एक कम करेंगे दोनों का, ठीक है। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो आयोनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस की तरह लेफ्ट टू राइट भी क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। जैसे लिथियम प्लस की अगर हम बात करें, लिथियम के आयोनिक रेडियस कितना है 0.080, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेरिलियम में, तो बेरिलियम का देखेंगे जरा आप, तो बेरिलियम का अगर आप देखेंगे तो इसका क्या है, आयोनिक रेडियस 0.031 नैनोमीटर, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है आयोनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस की तरह, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस की तरह, बिल्कुल उसकी तरह। बस इनको आयन की फॉर्म में, इनको आयन की फॉर्म में हम आयोनिक रेडियस कहेंगे, उनके एटम की फॉर्म में एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड वो ही रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, टॉप टू बॉटम आयोनिक रेडियस आई मींस इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। क्लियर हो गई बात? तो एटॉमिक आयोनिक रेडियस का ट्रेंड वो ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, चलें अब नेक्स्ट, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस प्रॉपर्टीज का पहले ही आपको वैसे बताएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था जब दो एटम, क्या, जब दो एटम, जैसे मान लो हमने कहा ये ए एटम है, ये बी एटम है, जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हमने कहा जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और शेयरिंग से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। अब क्या होगा कि हर एटम, ए एटम और बी एटम, इन दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ना, तो इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ए भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, बी भी अट्रैक्ट करेगा। तो जो एटम जितनी ताकत के साथ, जो एटम किसके ऊपर, इन शेयर्ड बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी फोर्स के जरिए से अट्रैक्ट करेगा, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं ऐसी फोर्स एटम की जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो, तो हम उस फोर्स को, अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, किसी की इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, मींस कोई एटम ज्यादा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई कम करता है। तो हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अलग अलग होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसके, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होती है एटम की, उस अट्रैक्शन, उस खिंचाव को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अच्छा, फिर मैंने लिखा है, अब मुझे एक बात बताएं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से भी बात करेंगे। वैसे यहां पर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स है। मींस जितनी एटम की साइज बड़ी होती है ना, तो उसके अंदर शेयरिंग करने की सलाहियत बहुत कम होती है। जब वो शेयरिंग नहीं करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी बहुत कम होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप मुझे बताएं कि एस ब्लॉक की सबसे बड़ी साइज होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक में सबसे बड़ी साइज किसकी, एस ब्लॉक की। तो मैंने लिखा है कि एस ब्लॉक की लार्ज साइज की वजह से मैंने लिखा एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक बात बता, ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रो। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे कहते हैं, मींस हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं।
इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, लॉस करते हैं। अब मुझे आप खुद बताओ कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो क्या वो शेयर करेंगे? नहीं। जो शेयरिंग ही नहीं करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे सर बहुत कम होगी, क्योंकि वो शेयरिंग ही नहीं कर रहे। देखो ना, इनके पास मान लो इनके पास अगर कोई आएगा भी एटम, मिसाल के तौर पर ये सोडियम है, अगर आप देखेंगे ये सोडियम है, ठीक है, इसके पास क्लोरीन आएगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्लोरीन आएगा सोडियम के पास, सोडियम को कहेगा मुझसे इलेक्ट्रॉन शेयर करो, सोडियम इसको शेयरिंग नहीं करेगा, सोडियम कहेगा ये मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, सोडियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन ही दे देगा। अब मुझे एक बात बताओ, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, मतलब जो भी उनके पास आता है वो अपना इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, खुशी खुशी से देते हैं, भाई ले जाओ ले जाओ, ठीक है। अब वो जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन ही दे दे तो वो शेयरिंग क्या करेगा? शेयरिंग ही नहीं कर रहा। जब शेयरिंग ही नहीं कर पा रहा, अपना इलेक्ट्रॉन ही उनको दे रहा है, लॉस कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा? शेयरिंग कर ही नहीं रहा। जब शेयरिंग नहीं है तो इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन की वेरी लो होती, बहुत कम। इनके अगर किसी के साथ शेयरिंग करने की कोशिश करेंगे भी ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे देते खुश और वो ले जाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन। जब ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग ही नहीं होगी, जब शेयरिंग ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की बहुत कम होती जाती। तो मैंने यही लिखा है कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है वो अपना बजाय शेयरिंग कर ही नहीं पाते। तो जब जो एलिमेंट शेयरिंग नहीं कर रहा, समझना उसकी इलेक्ट्रॉन की बहुत कम है। अगर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती तो जरूर शेयरिंग करते, फिर शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, ठीक है। तो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि इनके अंदर देयरफॉर दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? इनकी एटॉमिक साइज लार्ज होने की वजह से, ठीक है। तो चलें, अगर हम, ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। और आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें से एक एमसीक्यूज आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जिसका कोई यूनिट नहीं होता। दिस इज द यूनिटलेस प्रॉपर्टी, ये यूनिटलेस प्रॉपर्टी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। वैसे हमने कहा एटॉमिक रेडियस जो प्रॉपर्टी है इसका यूनिट होता है। हम एटॉमिक रेडियस को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, आप इनमें मेजर कर सकते हो, इनके यूनिट्स होते हैं। आयोनिक रेडियस के भी होते हैं, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के जूल, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हर किसी के क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं प्रॉपर्टी के। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जिसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो पूछा जाता है वो कौन सी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की जो यूनिटलेस है, जिसका कोई यूनिट नहीं होता, दैट इज वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक बात, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये ज़हन में रख लेना, ये यूनिटलेस पर। आपने देखा फ्लोरीन की आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, आप क्या कहते हैं? 4। कभी आप उनके साथ कोई यूनिट लगाते हो? कभी आपने या 4 न्यूटन, 4 मीटर, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब भी हम वैल्यू रखते हैं उसके साथ कोई यूनिट नहीं था, तो बिकॉज दिस इज अ यूनिटलेस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने आपको समझाया। अब इनका ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड कैसा होगा? तो सबसे पहले मैं आपको ग्रुप की बात करूं, मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के साथ क्या है? इनवर्स। तो मैंने खुद बताया, और इनवर्स अगर एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स है तो क्लियर है। अभी आपने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम, अगर हम ग्रुप में की बात करें, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप हो, अगर हम ग्रुप में देखेंगे टॉप टू बॉटम, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या साइज बढ़ती है? आप कहेंगे सर साइज बढ़ती है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप की बात करें, अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने से क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम अगर फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे तो नीचे कौन होता है? सीजियम। तो आपको पता है सीजियम की साइज बड़ी होती है, सबसे बड़ी साइज है सीजियम की। तो सीजियम जितनी बड़ी साइज का होता है वो उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करता है, और जो जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। क्योंकि वो खुश, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, उसके अंदर शेयरिंग करने की सलाहियत तो बिल्कुल कम होती है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप में अगर आपसे पूछे कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बहुत किसकी है, तो आप कहेंगे लिथियम, और कम किसकी है? तो सीजियम की सबसे कम होती है। सेकंड में बेरिलियम की ज्यादा है, और लेफ्ट टू राइट डाउन जाएंगे तो नीचे कौन है? बैरियम, तो बैरियम की कम है। रेडियम और फ्रेंशियम जो है ना, दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इनको ओमिट करते हैं, ठीक है। जब इनकी स्टडी करते हैं ग्रुप की तो फिर इनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। हम सीजियम और बैरियम तक स्टडी करते हैं, ये ज़हन में रख लेना। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की, देखिए लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? थोड़ी बहुत है, कितनी है? 1.0 होती है। और टॉप टू बॉटम नीचे जाएंगे तो सीजियम की कितनी है? 0.2
7। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, साइज बढ़े तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। तो इसी तरह सेकंड, अगर आप सेकंड ग्रुप में देखेंगे तो वो वहां पर भी ऐसा है, क्या बेरिलियम की 1.5 है टॉप टू बॉटम, नीचे जाएंगे बेरियम तो बेरियम की कितने 0.9। तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो जाती है। अच्छा, अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होगा, तो मैंने आपको पढ़ा है अभी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो पीरियड में आपको पता है साइज कम होती है। हमने कहा लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे, लिथियम टू बेरिलियम, लिथियम टू बेरिलियम फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप की तरफ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होती है। हमने कहा साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर। तो यहां पर मैंने कहा लेफ्ट, मैंने कहा इन पीरियड लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज कम हो जाती है, और एटॉमिक साइज कम और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। कॉमन सेंस से लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है जिससे साइज कम हो जाएगी, एटॉमिक साइज कम तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट देखें, लिथियम लेफ्ट पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेरिलियम है, तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 1.5 होती है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये लिथियम की साइज है इतनी, तो इसकी साइज बहुत छोटी होगी। ठीक है। इसी तरह इसकी साइज बड़ी है तो इसके हिसाब से इसकी इतनी होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो मैंने यहाँ ट्रेंड लिखा है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर आपसे पूछे, अब मुझे आप बताएं एस ब्लॉक में सबसे छोटी साइज का एलिमेंट कौन सा, अगर आपसे पूछ ले। काफी बच्चे कहते हैं सर लिथियम, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। नहीं, सबसे यही तो खास इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे एस ब्लॉक में सबसे छोटी साइज वाला एलिमेंट कौन सा है। हमने कहा एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। तो मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाएं तो बेरिलियम है, ऊपर से नीचे जाएं तो साइज इंक्रीज होती है, साइज की बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज, तो कोने पे कौन है, बेरिलियम। तो बेरिलियम की साइज सबसे छोटी होती है, ज़हन में रख लेना। बेरिलियम की साइज पूरे एस ब्लॉक में सबसे छोटी है, ये ज़हन में रख लो, एस ब्लॉक में छोटी साइज है। ठीक है। हाइड्रोजन को निकाल के बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक का है लेकिन उसका कोई ग्रुप तो हम तो ठीक है, हम फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसका कोई ग्रुप अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, हम नेक्स्ट लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाइड्रोजन एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि बेरिलियम पूरी एस ब्लॉक में सबसे छोटा है साइज में, और हमने कहा जिसकी साइज छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो बेरिलियम होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है एस ब्लॉक में, 1.5 है। और हमने क्या कहा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये साइज में सबसे छोटा है एस ब्लॉक में। ठीक है। तो इसकी 1.5 है। और हमने कहा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, वो ई शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि बेरिलियम जब भी किसी के मेटल नॉन मेटल के साथ मिलता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, बल्कि ये शेयरिंग करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और उसका रीज़न कि इसकी साइज छोटी है। तो छोटी साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, बल्कि शेयरिंग करता है। शेयरिंग करके और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस बेरिलियम के अंदर ही ये सलाहियत है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके उन शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी जितने भी हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होने की वजह से ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग की अट्रैक्शन की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये सिर्फ बेरिलियम के अंदर ही सलाहियत होती है। ठीक है। ये ज़हन में रखा। नेक्स्ट नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की कौन सी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या हम इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। आप आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप पढ़ चुके हो। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, हमने कहा ना पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस है, ये उसका शेल होते हैं। ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, हमने कहा कि एटम में न्यूक्लियस के बाहर शेल होते हैं, उन शेलों में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई बात। हमने कहा किसी भी एटम से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो वो खुद नहीं, उसको निकालने के लिए हम उन्हें एनर्जी देते हैं। मान लो ये एटम है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं ना, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज होती है, इस्तेमाल होती है, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन जो अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हैं ना, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है। उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी
उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब मुझे बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। वो कैसे सर? मैं आपको थोड़ा समझा दूं। एक्चुअली अगर आप देखें, देखो ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका एटम है, और ये दूसरा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी साइज बड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा तवज्जो करें, बहुत ही आसान है। अगर मुझे बताओ ये एक एटम है, इसकी साइज छोटी है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के करीब है, और ये एक बड़ी साइज का एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। मुझे एक बात बताएं आप, किसका इलेक्ट्रॉन, किस एटम का इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली टाइटली अट्रैक्ट होगा? आप कहेंगे छोटी साइज। तो जो छोटी साइज वाला एटम है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो मुझे एक बात बताएं आप, एक कॉमन सेंस सोचें कि अब मुझे अगर ये छोटी साइज वाले एटम से अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालना हो, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो और इस इलेक्ट्रॉन को भी निकालना हो, तो मुझे आप बताएं किस एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? आप कहेंगे सर इसको, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है और इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतना अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली, ढीला अट्रैक्ट होगा, लूजली अट्रैक्ट होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लूजली अट्रैक्ट होगा ना न्यूक्लियस के साथ, उसको थोड़ी एनर्जी मिलेगी, वो जल्दी रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्लियर हो गई बात? तो इससे ये क्लियर हुआ कि अगर एटम की साइज छोटी होगी तो उसका इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा होगी, मीन्स उसकी आईपी ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जिस एटम की साइज बड़ी होगी उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगी, तो उसको निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसे कहते हैं, वो आईपी क्या होगी? कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एटम की साइज बड़ी होगी तो उसकी आईपी कम, इनवर्स, और अगर साइज छोटी होगी तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी आईपी देंगे वो ज्यादा होगी। तो इनवर्स है, साइज बड़ी। तो अब आप मुझे बताओ, तो अब आप ये समझ में आ गए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट होती है आईपी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो कॉमन सेंस से अट्रैक्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, अब ट्रेंड की बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट मुझे बताएं। अब मुझे एक बात बता, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड है तो इनकी साइज सबसे बड़ी। मैंने क्या कहा? पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जर साइज एस ब्लॉक वालों के। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है उनकी साइज सबसे बड़ी है, तो हम कहते हैं उनकी आईपी बहुत कम होती है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे पूछे आयोनाइजेशन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सबसे कम किसको होती है? वो एस ब्लॉक वालों को। तो हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इनको थोड़ी एनर्जी देंगे ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर देते हैं। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए, अट्रैक्शन बहुत कम होती है, साइज बड़ी होती है, तो इनके न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है, मैंने कहा देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर वीकली अट्रैक्ट, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली अट्रैक्ट होते हैं। वजह उसकी ड्यू टू लार्ज साइज, बड़ी साइज की वजह से। ठीक है, टू द न्यूक्लियस के साथ मतलब लूजली अट्रैक्ट होते हैं, हैंस इजीली रिमूव, आसानी से रिमूव हो जाए, थोड़ी एनर्जी देंगे जल्दी इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक अगर ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी किनकी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किनकी होती है? तो आप कहेंगे एस ब्लॉक की। ठीक है, अच्छा चलो एस ब्लॉक की तो हमने कहा ब्लॉक के हिसाब से तो सबसे कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो लॉस करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करता है तो उनकी आईपी कम होती है। आईपी कम है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर, थोड़ी एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करते हैं ना, ये ज़हन में रख लेना, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करते हैं ना वो रिएक्शन भी जल्दी करते हैं। तो अब मुझे बताएं पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत सबसे अच्छी किसकी है? आप बोलेंगे एस ब्लॉक। तो हमने कहा कि जिनकी इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत ज़्यादा उनकी आईपी कम होगी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसकी हुई? एस ब्लॉक की। तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो हम कह सकते हैं पूरी पीरियोडिक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ये एस ब्लॉक वाले। एस ब्लॉक वाले क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इनकी आईपी कम होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, मींस इनके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। तो ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और किसी न किसी के साथ जुड़ जाते हैं और जल्दी प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो एस ब्लॉक वाले, क्योंकि उनकी आईपी लो होती है। आईपी लो होने की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं इसलिए। तो क्लियर हो गई बात? तो चलें अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड कैसा हो? अच्छा, अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा आईपी किसकी है, ये एमसीक्यूज आता है,
सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल नोबल गैसेस की होती है। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आप एनर्जी देंगे वो बहुत ज़्यादा देंगे, क्योंकि किसी स्टेबल एटम से, किसी ऑक्टेट कंप्लीट से इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर होगी बात? तो अगर पीरियोडिक टेबल में पूछे तो सबसे मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी है, तो आप कहेंगे एस ब्लॉक वालों की, ठीक है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो नोबल गैसेस की होती है, ठीक है। और अगर पूछे, ये तो मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, अगर ग्रुप के हिसाब से पूछे तो सबसे बड़ी साइज अल्कली मेटल है, तो जो लेफ्ट पे है अल्कली मेटल उनकी आईपी सबसे, जो लेफ्ट पीरियोडिक लेफ्ट पे फर्स्ट ग्रुप आता है अल्कली मेटल, उनकी आईपी सबसे कम होती है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है पीरियोडिक टेबल में, तो आप कहेंगे अल्कली मेटल्स है। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एंड पे, राइट पे जो एंड पे कौन है, वो नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस की आईपी सबसे ज्यादा होती है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट पे आईपी बहुत कम है और राइट पे सबसे ज्यादा है। लेफ्ट पे अल्कली मेटल, राइट पे नोबल गैसेस। तो हमने कहा कि इनकी आईपी लो होती है, उनकी आईपी सबसे ज्यादा। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मैं जनरली बात कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आईपी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो नोबल गैसेस की बहुत ज्यादा हो जाती है और अल्कली मेटल की वेरी लो होती है, ठीक है। और जिनकी आईपी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे, उनकी रिएक्टिव ज्यादा। तो हम कहते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में आईपी लो किसकी है, आप बोलेंगे अल्कली मेटल्स की है, अल्कली ग्रुप की है। कौन से ग्रुप की है, अल्कली मेटल। तो हम कहेंगे इनकी आईपी कम, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम कहेंगे पूरी पीरियोडिक में सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन से, ये फर्स्ट ग्रुप वाले अल्कली मेटल। और आपसे पूछे लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, जिनकी आईपी बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, लॉस नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन करने के उनके चांसेस बहुत कम हो गए, वो रिएक्शन भी नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा आईपी किनकी होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी किसको जाए, वो नोबल। तो इसलिए तो कहते हैं जिनकी आईपी ज्यादा तो वो लीस्ट रिएक्टिव। तो हम कहते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में लीस्ट रिएक्टिव कौन है, नोबल गैसेस है। और मोस्ट रिएक्टिव कौन है, वो अल्कली मेटल है। ये भी ध्यान में रखिए, ये आईपी के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अगर हम ग्रुप की ट्रेंड की बात करें तो मैंने यहाँ ग्रुप ट्रेंड लिखा है, जरा अगर आप देखें ग्रुप में अभी हमने कहा आयोनाइजेशन पोटेंशियल साइज पे डिपेंड करती है। और अभी आपने साइज के बारे में पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस के बारे, तो हमने कहा कि टॉप टू बॉटम, अगर हम ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो साइज बढ़ती है। हमने कहा अगर साइज बढ़ती है तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती जाती है। जितनी साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होता जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा वो उतना अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली अट्रैक्ट होगा, जितना लूजली अट्रैक्ट होगा वो उतना जल्दी इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट समझा रहा हूँ थोड़ा एंड में, ठीक है। तो ट्रेंड को आप ज़हन में रख लो कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा और जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसको निकालने के लिए उतनी एनर्जी कम होगी, तो उसकी आईपी कम होती है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम याद रखो डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ती जाती है, ठीक है। अच्छा, पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड की, ठीक है, तो पीरियड में आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आईपी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होती है। हमने कहा साइज कम, अगर साइज कम होगी तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा। साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे आईपी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ वैल्यू, तो मैंने पीरियड में लिखा इन पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पीरियड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज कम होती है। तो एटॉमिक साइज कम होती है तो आईपी ज्यादा होती है। और शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में ऑलमोस्ट रिमेन सेम होता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो हम कह सकते हैं ना लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वालों की आईपी कम है, सेकंड वालों की ज्यादा है। फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे, सेकंड वाले थोड़ी देर से, ठीक है। तो मैंने कहा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट है, फर्स्ट वालों की आईपी कम होती है, सेकंड वालों की ज्यादा, क्योंकि इनकी साइज ज्यादा है, इनकी साइज कम है, तो साइज इनवर्स होता है आईपी। तो ठीक है, ये भी इस दिन में रख लेना, ठीक है। अच्छा, तो आईपी से हमें पता चला है कि फर्स्ट वाले ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड वाले कम रिएक्टिव होते हैं। तो मैंने यहाँ वैल्यू भी लिखी है फर्स्ट ग्रुप वाले लिथियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी, 525, ठीक है, 525 इसको चाहिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे सीजियम टॉप टू बॉटम अगर आप देखें पहले तो सीजियम को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आईपी कितनी चाहिए, 308, ठीक है, 308 चाहिए इसको, 308। तो ये क्या है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। अगर इसमें भी देखो बेरियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 906 चाहिए और बेरियम को निकालने के 508 चाहिए, तो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, आईपी कम, क्योंकि साइज बढ़े, बेरियम की साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने से एनर्जी कम। और लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो लिथियम को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी 525 चाहिए, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
क्या 906 चाहिए, तो ये ज़्यादा है, लेफ्ट टू राइट आईपी बढ़ेगी। ठीक है, मैंने लिखा है ट्रेंड, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है आईपी और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, उसका रीजन भी लिखा है साइज। अच्छा, अब ये शील्डिंग इफेक्ट असल में जो होता है ना, साइज से ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं शील्डिंग इफेक्ट, इसका दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों एक ही बात, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट आप किससे कहते हैं, ये बहुत ही छोटा सा टर्म और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखें, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि ये कोई भी एटम है, मान लो अगर हम बात करें सोडियम की, अगर हम बात करें ये सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसके एल में कितने होते हैं 8, और इसके एम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इसका यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर बनाऊं तो बहुत ही आसान है। अगर ये देखें कि ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये क्या है, ये इसके बाहर जो है ना ये शेल्स है, ठीक है, ये शेल होते हैं, ये के शेल, ये इसका एल शेल होता है, ये उसका एम शेल होता है। ठीक है, मान लो समझ में, तो ये शेल्स होते हैं। अब इन शेलों में आपको पता है क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, इसके ये के शेल है, मान लो ये एल शेल है और ये एम शेल है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर ये जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स एल में होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एल में 8, तो इसके एम में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं आपको ना शील्डिंग इफेक्ट समझाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये एक सोडियम, मान में कोई एटम लिया, मान लो सोडियम लिया, तो उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके एम में। अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल एम होता है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े, हम इसे क्या कहेंगे, दिस वन इज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और ये जो के और एल वाले हैं ना, ये के और एल वाले, हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको कहते हैं इनर मोस्ट, क्या कहते हैं, इनर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये इनर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये इनर मोस्ट शेल। अब आप मुझे बताएं, होता ये है कि जो इनर साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अंदरूनी शेल वाले, जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इनर शेल कौन है यहाँ पे, के और एल, ये जो के और एल है ना, ये इनर साइड है, और आउटर साइड, आउटर मोस्ट शेल कौन है, एम। तो अब एम में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और इनर साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, एल के 8 और के कितने हैं 2। तो ये जो अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन है के और एल के, ये जो अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, ये अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, उससे ये रिपल करते हैं। क्या करते हैं, उससे रिपल करते हैं नेगेटिव सेम चार्ज की वजह से। तो जो अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बाहरी शेल वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपल करते हैं, धक्का देते हैं। तो जो अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन बाहर शेल वाले इलेक्ट्रॉनों को ये जो रिपल कर रहे हैं, ये जो धक्का दे रहे हैं ना, इस धक्के देने के इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ये रिपल करते हैं, धक्का देते हैं, रिपल करते हैं, जिससे आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाता है। तो ये जो अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ये जो रिपल कर रहे हैं, ये जो धक्का दे रहे हैं, इस धक्के देने को, इस रिपल करने के इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो हम कह सकते हैं रिपल्सन ऑफ, क्या, रिपल्सन ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉनों का बाहर शेल वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपल करना, धक्का देना, इस कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो उससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा क्या, वो थोड़ा दूर चले जाते हैं, रिपल की वजह से ना, वो दूर चले जाएंगे, और जितना दूर चले जाएंगे, दूर जाने की वजह से उन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी उन पे, तो उनको निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगी। ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। अच्छा, हम इन इलेक्ट्रॉन, ये जो इनर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है ना, हम इनको कहते हैं बेसिकली, ये जो शील्ड कर, ये क्या करते हैं, ये शील्ड करते हैं। ये जो इनर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन ये शील्ड करते हैं। शील्ड मींस ये बाहर वाले को रिपल करते हैं और न्यूक्लियस की चार्ज को कवर कर लेते हैं, ताकि बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ना जाए, उनको धक्का देके दूर कर देते हैं और खुद न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, और अट्रैक्शन कम की वजह से आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव हो जाते हैं, उनकी आईपी बहुत कम हो। इन इनर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉनों को हम दूसरा क्या नाम, हम इन्हें इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये इनर मोस्ट शेल वाले जो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेलों को जो धक्का। अच्छा, दूसरी बात
ये तो क्लियर। अब मैंने यहाँ लिखा है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है जब शेल बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? जब शेल बढ़ते हैं। तो मैंने क्या लिखा? ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो जैसे पहला लिथियम होता है, अगर हम बात करें लिथियम, तो लिथियम में K शेल होता है, उसके बाहर L होता है, उसका बाहर L है, तो अंदर शील्ड कितने करते हैं इलेक्ट्रॉन? K वाले सिर्फ वो L को रिपल करेंगे। अगर टॉप टू बॉटम नीचे जाए, सोडियम, सोडियम में K शेल भी है, फिर L है, फिर M है, तो अब K और L ये इनर साइड है, उसके बाहर वाला कौन है? M। तो ये K शेल वाले इलेक्ट्रॉन और ये L वाले इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये M वाले को रिपल करेंगे। तो हम कहेंगे कि सोडियम में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, जितने अंदरूनी साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना रिपल्जन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? जब शेल बढ़ेंगे अंदर से। और शेल कब बढ़ते हैं? ग्रुप में। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो शेल बढ़ते जाएंगे। तो लिथियम में 1 अंदर शेल है, सोडियम में 2 अंदर शेल है, फिर पोटेशियम में 3 अंदर शेल है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो अंदरूनी शेल बढ़ते हैं, और जितने अंदरूनी शेल बढ़ेंगे तो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। जितने अंदरूनी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बाहर वालों पे रिपल्जन का असर भी बढ़ेगा, तो बाहर वालों पे क्या? रिपल्जन का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा। तो शील्डिंग इफेक्ट शेल बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन तो बढ़े लेकिन साथ में अगर शेल भी चेंज होगा तो रिपल्जन। तो क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, असल में कहते हैं इसे कि एक शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल करे, उससे शील्डिंग इफेक्ट तब पैदा होता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में शेल बढ़ते हैं और अंदरूनी शेल ज्यादा होते जाते हैं। जब शेल ज्यादा होंगे अंदरूनी तो इलेक्ट्रॉन भी अंदर ज्यादा होंगे, तो बाहर वालों पे रिपल्जन भी ज्यादा। तो हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही न्यूक्लियस, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है थोड़ा दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाते हैं तो उनको निकालने के लिए IP कम लगती है। तो असल में जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है ना, वो साइज नहीं बल्कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो अंदरूनी शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं टॉप टू बॉटम, जिससे आउटर मोस्ट शेल पे रिपल्जन ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन वो दूर हो जाता है। दूर होने की वजह से तो उस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम हो जाती है, इसलिए उसकी IP कम हो जाती है। बेसिक ये इफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने लिखा है ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है क्योंकि साइज बढ़ती है, और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ती है क्योंकि शेल भी बढ़ती है। और अच्छा, लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट हमने कहा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? सेम। अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें तो शील्डिंग वही रहता है, ये सेम है ऑलमोस्ट, उसमें बहुत चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जैसे लिथियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? L, इनर कौन सा है? K। फिर बेरिलियम में जाएंगे तो बेरिलियम का इनर शेल कौन सा है? आप बोलेंगे K, उसका आउटर कौन सा है? L। तो अब मुझे बताओ कि लिथियम के इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, शील्ड कर रहे हैं। तो अगर आप बेरिलियम में देखेंगे तो अंदरूनी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी वही शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं। मैंने कहा शेल तो चेंज नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट में वो सेम शेल में बढ़ रहे हैं, और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, ये याद रख लो। लेफ्ट टू राइट जाएंगे शेल रिमेन सेम रहेंगे, अंदरूनी शेल जितने होंगे वो उतने ही रहेंगे। अंदरूनी शेल, हमने कहा अंदरूनी शेल वही रहेंगे, तो फिर बाहर वाले शेलों पे रिपल्जन का असर भी तकरीबन वही रहेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट वही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट शेल रिमेन सेम रहते हैं, आउटर और इनर वही रहता है। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं, जैसे लिथियम में L में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके शील्ड करने वाले K वाले। फिर बेरिलियम में जाएंगे तो बेरिलियम में भी वही 2 इलेक्ट्रॉन K वाले शील्ड करेंगे L को। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? L। फिर इसी तरह बोरान में इलेक्ट्रॉन L में आएगा तो शेल वही रहेगा, आउटर मोस्ट, इनर कौन से? K ही रहेगा सबका। तो इनर मोस्ट शेल वही रहता है पीरियड में, आउटर मोस्ट शेल भी वही रहता है। बस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो रिपल्जन भी तो बढ़ेगी ना, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में बढ़े, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्जन नहीं होती, ये ज़हन में रख लेना, बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होती है, इससे इफेक्ट बहुत कम होगा। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, तो लेफ्ट टू राइट याद रखो, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। क्लियर हो गई बात? और टॉप टू बॉटम तो मैंने कहा शील्डिंग इफेक्ट कब होता है ज्यादा? जब एक शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल करे। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो शेल तो वही रहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन भी सेम शेल में बढ़ते हैं, तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से रिपल्जन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, अंदरूनी शेल तो वही रहेंगे ना, तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा ऑलमोस्ट रिमेन सेम रहता है लेफ्ट टू राइट शील्डिंग, लेकिन साइज तो कम हो रही है ना, तो साइज कम होने की वजह से क्या होगा? तो इसकी IP तो ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए IP ज्यादा हो जाती है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हमने ये आज क्या पढ़ा? हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये पार्ट 1 है।
ठीक है, ये पार्ट ए है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस की कि उनकी ट्रेंड पढ़ा कि कौन सी प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम एस ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज या डिक्रीज होती है और क्यों होती है, उसके रीजन के साथ हमने पढ़ा। तो चंद प्रॉपर्टीज और भी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उनका भी ट्रेंड पढ़ेंगे कि वो प्रॉपर्टीज कौन सी इंक्रीज डिक्रीज होती है और क्यों होती है, उनके रीजन के साथ। तो रीजन आने चाहिए आपको ये, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।